हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी का पार्ट 2। हमने जो पहला वीडियो था इसका भाग 1 था, जो उसमें हमने क्रिकेट, गोल्फ, जो एथलेटिक्स, ये सब कवर कर लिया था। इसमें हम बचे हुए खेल कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत टफ भी है। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी पार्ट 2। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम होता है, आप जानते हैं। बास्केटबॉल गेम शुरू किया था एक व्यक्ति ने जिनका नाम था नेस्मिथ। ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है कि जो नेस्मिथ हैं इन्होंने कौन सा गेम शुरू करा था बास्केटबॉल। अमेरिका अनडिस्प्यूटेड लीडर है बास्केटबॉल में। कई तरह की लीग होती हैं, एनबीए वगैरह, तो काफ़ी पॉपुलर हैं। और इसमें आप देखो बास्केटबॉल में ये कोर्ट है और कोर्ट एकदम सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ से एक जैसा है, बीच में ये हाफ लाइन है। और इसमें यहाँ पे ये जो एरिया देख रहे हो इसका रंग अलग है, इसको पेंट बोलते हैं, पेंट। बाकी मैं आपको कई सारे वर्ड्स इसमें बताऊंगा बास्केटबॉल में। हम इसमें बहुत डीप नहीं जाएंगे। जैसे मान लो अगर कोई डिफेंस का तरीका है तो फिर हम उसको याद करेंगे कि ठीक है ये डिफेंस का तरीका है। अमीबा डिफेंस, अमीबा डिफेंस। डिफेंस क्या होता है? देखो इसमें बास्केटबॉल में जो हम करना चाहते हैं वो ये है कि खिलाड़ी एक दूसरे को बॉल पास करते हैं और उसके बाद वो यहाँ पे शूट करते हैं और बास्केट स्कोर करते हैं जिसके अंक मिलते हैं। अब जो दूसरी टीम होती है वो कोशिश करती है कि उनको वो डिफेंस करे, यानी कि इसमें बास्केट में बॉल को ना जाने दे। तो उसको बोलते हैं, अलग अलग तरह के डिफेंस उसमें होते हैं, जिसमें से एक है अमीबा डिफेंस। बनाना कट। बनाना कट क्या होता है? कई बार खिलाड़ी अचानक एक क्विक मूवमेंट करता है, ठीक है, जिससे वो अपना रास्ता बनाए कोर्ट में, उसको बोलते हैं बनाना कट। यानी एक तरह का अटैक की वैरायटी होती है बनाना कट। इसी तरह से बैकडोर कट। बैकडोर कट भी एक ऑफेंसिव मैनूवर है। ऑफेंसिव मतलब होता है डिफेंस का उल्टा ऑफेंस होता है, यानी आप जब स्कोर करने की कोशिश करते हैं तो वो ऑफेंसिव मैनूवर है। फिर बॉल हॉग। बॉल हॉग मतलब ये एक वर्ड है उस खिलाड़ी के लिए जो जिसने जो बॉल है काफी लंबे समय तक अपने हाथों में रखी, जिस वजह से पोजेशन चली गई। पोजेशन मतलब होता है जब बॉल आपके पास होती है उसको पोजेशन बोलते हैं। लेकिन जब बॉल आपने खो दी या आपने कोई फाउल कर दिया कि बॉल आपको देनी पड़ेगी अब दूसरे टीम को, तो फिर वो खिलाड़ी जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, तो उसको फिर हम बॉल हॉग बोल देते हैं। बाकी बैक कोर्ट, बैक स्क्रीन, ब्लाइंड साइड स्क्रीन, ग्रैनी शॉट और ग्रिनल सिस्टम, ये सारे के सारे शब्द बास्केटबॉल के हैं। बैक कोर्ट क्या होता है? जैसे मान लो ये बास्केटबॉल का कोर्ट है। एक रूल ये होता है कि अगर एक खिलाड़ी यहां पे है तो वो पास किसी ऐसे खिलाड़ी को नहीं दे सकता जो बैक कोर्ट में है। यानी कि अगर यहां वो बास्केट करना चाह रहा है, ठीक है, तो वो पास इसी कोर्ट में जो इस टीम के खिलाड़ी हैं उन्हें दे सकता है, हाफ लाइन के इधर नहीं दे सकता वापस। तो इसको बोलते हैं बैक कोर्ट, वो फाउल माना जाता है बैक कोर्ट। बैक स्क्रीन, ब्लाइंड साइड स्क्रीन, ग्रैनी शॉट, एक तरह का शॉट है ग्रैनी शॉट, और ग्रिनल सिस्टम। अब ये देखिए यहां पे एक खिलाड़ी ऐसा है कि ये जनरली तो क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई खिलाड़ी है तो ये यहीं से बॉल को फेंकता है, बास्केटबॉल को, और कोशिश करता है इसमें गिराने की। लेकिन कई खिलाड़ी इतने लंबे होते हैं कद में कि वो खुद बॉल लेकर उछलते हैं यहां तक और बॉल इसके अंदर गिरा देते हैं। तो इसको कहा जाता है स्लैम डंक। इसको स्लैम डंक कहा जाता है। ये बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में कि स्लैम डंक का संबंध कौन से खेल से है। स्लैम डंक होता है जब खिलाड़ी खुद उछल के एकदम बॉल इसमें डालता है। कई तो दूर से बॉल फेंक देते हैं, लेकिन कई एकदम उछल के अपने हाथों में इसमें नेट में बॉल को डाल देते हैं, तो उसको स्लैम डंक कहा जाता है। फिर एयर बॉल क्या होता है? एयर बॉल मतलब किसी खिलाड़ी ने बोर्ड के ऊपर, जो बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड के ऊपर ही नेट होता है, तो किसी खिलाड़ी ने बॉल मारी बोर्ड के ऊपर लेकिन वो टच ही नहीं हुई बोर्ड को, कहीं बाहर से निकल गई ऐसे, यानी बहुत ही खराब शॉट खेला, तो उसको एयर बॉल बोलते हैं। फिर एलीओप। एलीओप क्या है? एलीओप मतलब जब एक टीममेट जो बॉल फेंकता है अपने किसी टीम के खिलाड़ी को, कहने का मतलब ये है इसमें एलीओप में एक खिलाड़ी ने बॉल फेंकी यानी बास्केटबॉल फेंकी और फिर वो इससे टकरा के, यानी कि जो बास्केट से टकरा के उसी के टीममेट के पास चली गई, जिसने फिर जंप करी तुरंत और इसको बास्केट में डाल दिया। यानी जैसे हमने यहां पे देखा था, यहां पे एक ही खिलाड़ी इसको इसमें डाल पा रहा था, लेकिन मान लीजिए ये दूर से फेंकता, दूर से, मान लीजिए ये खिलाड़ी है, इसने दूर से बास्केट फेंकी, वो इससे टकराई, ठीक है, लेकिन वो इसके अंदर नहीं गई, तो यहीं उछली, लेकिन यहीं पे ये खिलाड़ी इतना सतर्क था कि इसने उछल के यहीं से हाथ मारा और इसके अंदर चली गई, तो इसको एलेओप बोलते हैं। फिर असिस्ट। असिस्ट
हर खेल में होता है, हॉकी में होता है असिस्ट, फुटबॉल में होता है असिस्ट। असिस्ट मतलब सिंपल है कि जो खिलाड़ी स्कोर कर रहा है आपने आखिरी बार बास्केट उसे दी। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये जो खिलाड़ी है, हम मान लेते हैं ये सारे एक ही टीम के हैं, तो इस खिलाड़ी ने इसको दिया, इस खिलाड़ी ने इसको दिया और इस खिलाड़ी ने बॉल इसमें नेट में डाल दी, तो इसका असिस्ट माना जाएगा। यानी जिस खिलाड़ी ने आखिर में स्कोर किया है उसको बॉल किसने दी तो उसके नाम पे असिस्ट होती है। असिस्ट करना मतलब हेल्प करना, तो एक तरह से उसने हेल्प करी। बॉक्स आउट, बॉक्स आउट मतलब जब आप बास्केट और अपने ओपोनेंट के बीच में एक दीवार बन के खड़े हो जाते हो जिससे आप जो रीबाउंड है उसे ले सको। तो कई बार जो बॉल है वो टकरा के रीबाउंड करती है, ऐसे में आपका फर्ज बनता है कि आप उसे तुरंत लपक लो और दोबारा उस टीम तक ना जाने दो, उसे बॉक्स आउट बोलते हैं। ब्रेक, ब्रेक मतलब वो शॉट जो बास्केट की जो रिम होती है, रिम मतलब साइड का जो ये होता है, बीच में नेट होता है, इससे टकरा के कई बार बॉल बाहर गिर जाती है, अंदर नहीं गिरती। इसको टकरा के अंदर भी गिर सकती है, अंदर गिरी तो अच्छा है, लेकिन अंदर नहीं गिरती तो वो बाहर गिर जाती है, तो उसे ब्रेक बोलते हैं। डबल ड्रिबल, डबल ड्रिबल क्या होता है? एक खिलाड़ी अगर मान लो अपने दोनों हाथों से बॉल को ड्रिबल करे, ड्रिबल करना मतलब बॉल को आपने देखा होगा बास्केटबॉल के खिलाड़ी बार बार जमीन पे मारते हैं हाथ से, ठीक है, फिर वो टकरा के वापस आती है, फिर जमीन पे मारते हैं, फिर टकरा के वापस आती है, इसे ड्रिबल कहा जाता है। तो जब वो दोनों हाथों से अगर ड्रिबल करेंगे तो वो फाउल होता है। आप एक ही हाथ से जो बास्केटबॉल है उसे जमीन पे बार बार टकरा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप जो बॉल है उसे एक तो दोनों हाथों से नहीं कर सकते, ठीक है, आप बॉल को लेके खड़े भी नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि आप बॉल लेके चुपचाप वहीं पे खड़े ही हो गए कि मैं तो ना किसी को पास दूंगा ना मैं ड्रिबल करूंगा, बॉल मेरे पास है, नहीं। वो भी एक टाइम होता है, उस टाइम से ज्यादा अगर आपने बॉल अपने हाथ में रख ली तो वो भी फिर डबल ड्रिबल माना जाएगा और आपको फिर पोजेशन बॉल की छोड़नी पड़ेगी, बॉल फिर फाउल हो जाएगा, दूसरी टीम को देनी पड़ेगी। फिर फ्री थ्रो लाइन, फ्री थ्रो लाइन क्या होती है? फ्री थ्रो लाइन ये होती है, मैं आपको ये एक बार फोटो दिखाना चाहूंगा जो शुरू में दिखाई थी। यहां से खिलाड़ी जो है फ्री थ्रो लाइन से ये बास्केट डालता है और बीच में कोई रुकावट नहीं होती। फाउल जब होता है कोई, तो फाउल में कई बार जो रेफरी होता है वो फ्री थ्रो दे देता है और उसका 1 अंक मिलता है, ठीक है, उसका 1 अंक मिलता है। और एक जनरली अगर आप मान लो बास्केट करोगे तो 2 अंक मिलते हैं, और एक लाइन होती है जिस लाइन के अगर आप पीछे से फेंकते हो तो फिर 3 पॉइंट मिलते हैं, जिसे 3 पॉइंट लाइन बोलते हैं। यानी आप अगर बहुत दूर से फेंकते हो बास्केट को तो फिर अगर इसमें नेट में चली जाती है तो फिर 3 पॉइंट मिलते हैं। तो अलग अलग तरह से आप जो है स्कोर कर सकते हो। जंप बॉल, कई बार क्या होता है कि 2 अलग टीम के खिलाड़ी, एक खिलाड़ी ये दूसरा ये, रेफरी बीच में बॉल को उछाल देता है और फिर इन दोनों को कहता है आप दोनों कोशिश करो बॉल को लेने की, यानी उसको बोलते हैं जंप बॉल, ठीक है। तो जब बॉल जो है रेफरी हवा में उछाल देता है और फिर दोनों टीम के खिलाड़ी उसे लपकने की कोशिश करते हैं। पेंट मैंने आपको दिखाया था, ये वो एरिया होता है जो अलग रंग में पेंट होता है, इसका जो कलर होता है वो कोर्ट के कलर से अलग होता है। ये जो एरिया है बेस लाइन से लेके फ्री थ्रो लाइन तक होता है। फिर स्क्रीन, स्क्रीन मतलब यहां पे वो वाली स्क्रीन की बात नहीं हो रही, टीवी स्क्रीन और उस सब की बात नहीं हो रही। यहां पे स्क्रीन मतलब है बीच में आ जाना, यानी जब एक ऑफेंसिव प्लेयर मतलब वो जिसका काम है स्कोर करना, वो डिफेंडर के रास्ते में जो है वो खड़ा हो जाता है किसी और दूसरे अपने खिलाड़ी को चकमा देता है। कहने का मतलब ये है, मान लो आपके पास बॉल है और आप बास्केट करना चाहते हो, ठीक है, तो लेकिन यहां पे कोई डिफेंडर खड़ा है, तो डिफेंडर जो है वो ये है, ब्लू कलर में डिफेंडर है। अब आपको पता है ये बीच में आ जाएगा अगर आप बॉल फेंकोगे, तो आप ही की टीम का कोई खिलाड़ी क्या करेगा, इसके पास चला जाएगा और इसको चकमा देने की कोशिश करेगा। यानी वो ऐसे दिखाएगा कि ये खिलाड़ी डायरेक्ट बॉल नहीं फेंक रहा, ये खिलाड़ी पहले इसको पास देगा, तो ये वाला जो डिफेंडर है ये इसको रोकने में बिजी रहेगा, इसके लिए रास्ता खुला रहेगा और ये फिर बास्केट कर देगा। तो इस तरह से भी मनोवैज्ञानिक खेल खेले जाते हैं बास्केटबॉल के अंदर, तो उसे जो है हम बोलते हैं स्क्रीन करना। फिर है स्विश। स्विश क्या होता है? स्विश जो है बहुत ही शानदार शॉट होता है, जो देखो अब आपने ये जो नेट है इसमें आपको बॉल डालनी है, ये बोर्ड है आपका, तो आपने बॉल फेंकी, वो सीधी नेट में चली गई, यानी वो साइड में रिम से नहीं टकराई, एकदम सीधी, एक्यूरेट इतनी थी कि सीधी बास्केट हो गई, तो वो उसको स्विश बोलते हैं। 3 पॉइंट लाइन मैंने आपको बता दी। 3 पॉइंट लाइन वो है जो 3 पॉइंट आर्क होती है, उसके आप पीछे से फेंकोगे तो फिर आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। ट्रैवलिंग या कैरिंग,
देखो, आप बॉल को लेके ही बॉल को लगातार ड्रिबल करके, यानी बॉल जो है लगातार जमीन के टकरानी चाहिए, भागते हुए भी आपको बॉल जमीन के टकरानी है। आप उसको हाथ में लेके दौड़ नहीं सकते। अगर आप बास्केटबॉल को हाथ में लेके दौड़ोगे तो फिर उसे कैरिंग कहा जाता है, ठीक है, तो फाउल हो जाता है फिर वो, और फिर वो दूसरी टीम को बॉल देनी पड़ती है आपको। तो ये अंडर हेड भी एक वर्ड होता है, अंडर हेड। तो ये सारे वर्ड जो हैं बास्केटबॉल से एसोसिएटेड हैं। अब हम आते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेकिन उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि हम ये खेल देखते ही नहीं है। आप में से किसी ने भी कभी बेसबॉल देखा ही नहीं होगा। क्या आपने कभी बेसबॉल देखा है टीवी के ऊपर? बिल्कुल नहीं देखा होगा। इनफैक्ट इंडिया के चैनल्स पे तो बेसबॉल दिखाते भी नहीं है, ठीक है। लेकिन बेसबॉल मैंने खूब देखा है और बेसबॉल की मुझे अच्छी जानकारी भी है। तो मैं आपको एक ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए कि भाई बेसबॉल क्या होता है। अब मैं आपको अगर कहूं कि बेसबॉल क्रिकेट ही होता है तो आप कहोगे ये कैसे, और मैं ये प्रूव करके दिखा दूंगा कि ये खेल बिल्कुल क्रिकेट जैसा है, ठीक है। आप मान के चलो कि आप क्रिकेट ही एक तरह से देख रहे हो, बस शब्द अलग अलग हैं, तरीका अलग अलग है। देखो क्या होता है, ये इस तरह का वो है सेटिंग है। इसमें आप ध्यान से देखो, जो क्रिकेट का ग्राउंड है, फुटबॉल का ग्राउंड है, वो सारे रेक्टेंगल होते हैं। हॉकी का ग्राउंड है, रेक्टेंगल होता है, या कई ग्राउंड ऐसे हैं जो स्क्वायर होते हैं। लेकिन जो इसका ग्राउंड है वो एक डायमंड की शेप में होता है, ठीक है, तो डायमंड भी बोलते हैं। इनफैक्ट जो ये खड़े होने की जगह है जहां पे ये खड़े होते हैं खिलाड़ी, तो आप देख रहे हैं यहां पे एक ही डायमंड बन रहा है। तो यहां पे जो एक तरह से जो एरिया है वो डायमंड है। तो डायमंड शब्द जो एसोसिएटेड है वो किससे है? डायमंड शब्द एसोसिएटेड है बेसबॉल से, ठीक है, बेसबॉल। अब बेसबॉल में क्या होता है देखो समझो। क्रिकेट में क्या होता है? क्रिकेट में एक होता है बॉलर जो बॉल फेंकता है, और एक होता है बैट्समैन यानी बैटर जो बैटिंग करता है। उसी तरह से यहां पे भी होता है, बस फर्क इतना है यहां पे बॉल फेंकने वाले को बॉलर नहीं पिचर बोलते हैं। तो वो पिचर जो है यहां से बॉल फेंकेगा, और यहां पे जो है वो बैट्समैन खड़ा होगा, उसके हाथ में बेसबॉल का जो बैट है वो होगा। बेसबॉल बैट जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। जैसे क्रिकेट का जो बैट होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है, क्रिकेट का बैट जो है वो इस तरह का होता है। लेकिन जो बेसबॉल का बैट है वो ऐसा होता है, एकदम सीधा और इस तरह से होता है। तो बस ये थोड़ा फर्क होता है। तो पिचर ने बॉल फेंकी, अच्छा पीछे जैसे क्रिकेट में विकेट कीपर होता है वैसे ही इसमें विकेट कीपर नहीं, उसे कैचर बोलते हैं। तो पीछे एक कैचर खड़ा होता है कि अगर बैटर से मिस हुआ तो कैचर उसे पकड़ लेगा, ठीक है। एक जैसे क्रिकेट में 2 बैट्समैन होते हैं, इसमें 4 बैट्समैन होते हैं। एक बैट्समैन यहां पे बॉल खेलता है, एक दूसरा यहां, तीसरा यहां और चौथा यहां, इन्हें बोलते हैं बेस। तो ये फर्स्ट बेस, सेकंड बेस और थर्ड बेस। अब जैसे क्रिकेट में क्या होता है, आपने बॉल मारी, बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन ने बॉल मारी, और फिर सब भागते हैं रन लेने के लिए, वैसे इसमें होता है। इसमें क्या होता है, यहां पे मान लो कोई खिलाड़ी है बैटर, उसने बॉल मारी तो ये भागेगा यहां पे पहले बेस पे, जो पहले बेस पे होगा वो भागेगा यहां पे दूसरे बेस पे, दूसरे बेस पे वो तीसरे बेस पे भागेगा, और तीसरे बेस पे जो होगा वो चौथे बेस पे भागेगा। और ये जब ऐसे अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर रन काउंट होता है, ठीक है। रन काउंट करने के और भी तरीके होते हैं। एक होता है होम रन। होम रन मतलब क्या होता है? होम रन मतलब ये होता है कि यहां पे जो खिलाड़ी था उसने बॉल इतनी तेज मारी कि वो पूरी ग्राउंड के बाहर चली गई, तो उस केस में ये होम रन काउंट होता है पूरा, यानी एक पूरा का पूरा जो होम है आपने, ये जो डायमंड है ये आपने कंप्लीट कर लिया। तो होम रन मारना मतलब छक्का मारना। जैसे क्रिकेट में छक्का मारते हैं वैसे ही बेसबॉल में होम रन मारते हैं। होम रन बहुत ज्यादा रिपीट होता है एग्जाम में कि होम रन कौन से खेल से एसोसिएटेड है, तो आंसर है बेसबॉल। तो कौन कौन से शब्द देखे हमने अभी तक? एक है पिचर यानी कि बॉलर, एक है कैचर यानी विकेट कीपर, एक है यहां पे ये बेस, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस, ठीक है, और फिर यहां पे जो है होम रन भी होता है। तो इसमें एक एक करके देखते हैं। तो पिचर मतलब हो गया जो बॉल फेंकता है, तो पिचर वो प्लेयर है जो बेसबॉल में बॉल को थ्रो करता है, ठीक है। ये बॉल फेंक रहा है, आप देख सकते हैं ये बॉल फेंक रहा है, पिचर है ये। फिर ये पीछे विकेट कीपर की तरह होता है एक कैचर, ठीक है। तो कैचर वो पोजीशन होती है जो पीछे से जो अगर मिस हो जाए तो उसको बॉल को पकड़ता है। होम रन, होम रन क्या होता है? एक ऐसा हिट जो एक कंप्लीट सर्किट, यानी जो मैंने आपको डायमंड दिखाया था, ये कंप्लीट सर्किट दौड़ने के लिए अलाउ कर जाए, उसे हम होम रन बोलते हैं। फिर स्ट्राइक क्या होती है? बड़ा अच्छा है स्ट्राइक। देखो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे जो बैट्समैन है, अच्छा बैट्समैन को इसमें बैटर वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। जैसे क्रिकेट में हम जनरली बोलते हैं बैट्समैन, इसमें हम बैटर वर्ड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। अब ये देखो इसका ये बैट है, यहां पे देख रहे हो ये बैट कितना अलग है, ऐसा लग रहा है कोई डंडा सा है ये, लेकिन आगे से ये मोटा डंडा है। यहां पे देखिए ये डंडा जो है यहां पे मोटा हो रहा है। सो
जब मान लो पिचर ने बॉल फेंकी, ये बॉल है देखो, अब ये जो बल्लेबाज है, बैटर है, ये इसको नहीं खेल पाया, इसने स्विंग करा, ये जो बैट है स्विंग करा मारने के लिए इस बॉल को, लेकिन इससे बॉल मिस हो गई। तो जब वो मिस हो गई तो पीछे ये जो कैचर खड़ा है यहां पे, ये इसको पकड़ लेगा, उसको स्ट्राइक माना जाएगा। और अगर 3 स्ट्राइक हो गए तो फिर वो आउट हो जाएगा, ठीक है ना, आउट हो जाएगा। उसके बाद पुट आउट क्या होता है, देखो इसमें ऐसे दौड़ते हैं ये लोग, ये एक डायमंड है, तो यहां जो खिलाड़ी है एक ये रहा, एक खिलाड़ी यहां है, एक यहां है और एक यहां है। तो ये वाला यहां दौड़ेगा, ये वाला यहां दौड़ेगा, ये वाला यहां दौड़ेगा और ये वाला यहां दौड़ेगा, ऐसे दौड़ेंगे, ये एक साथ दौड़ते हैं चारों। ये वाला फर्स्ट बेस पे जाता है, फर्स्ट वाला सेकंड बेस पे, सेकंड वाला थर्ड बेस पे और थर्ड वाला लौट के यहां पे आता है। लेकिन इसने मान लो बॉल को मारा, बॉल कहीं यहां पे चली गई, ठीक है, तो ये फील्डर है। ये वाला जो खिलाड़ी है, मैं इसे ब्लू कलर में बना रहा हूं, ये फील्डर है। तो फील्डर का काम ये है, इससे पहले ये वाला जो व्यक्ति है, खिलाड़ी है, बैटर है, ये यहां पहुंचे, आप बॉल को उठा के फटाफट यहां फेंक दो, ठीक है। जैसे ही इसने पकड़ ली और तब तक ये नहीं पहुंच पाया, जैसे क्रिकेट में रन आउट होता है वैसे इसमें पुट आउट होता है। बड़ा आसान है। अब यहां देखो, ये भागा, लेकिन ये बेस है, यहां पे ये बेस रखा हुआ है, ये बेस तक पहुंच नहीं पाया, उसने बॉल फेंकी, पहले ही इसने पकड़ ली। और इसमें जैसे फर्क ये होता है, क्रिकेट में जब आप बॉल पकड़ते हो तो आपको विकेट गिरानी पड़ती है। ये 3 विकेट रखी हैं जिन्हें हम स्टंप बोलते हैं और ऊपर बेल रखी होती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसने बॉल फेंकी, इस खिलाड़ी ने लपक ली जो यहां पे खड़ा है, और इतने जो बैट्समैन है वो वहां तक नहीं पहुंच पाया, तो पकड़ते ही आउट। अगर वो नहीं पहुंच पाया तो पकड़ते ही आउट, जिसे बोलते हैं पुट आउट, ठीक है। डायमंड हमने देख लिया क्या होता है। डायमंड वो एरिया होता है बेसबॉल फील्ड का जहां पे 3 बेस होते हैं और एक होम प्लेट होती है। होम प्लेट मतलब क्या है, देखो यहां से ये बॉलिंग फेंक रहा है, कैचर है ये नहीं, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं जो यहां पे बॉल फेंकता है, इसके लिए एक वर्ड होता है और वो है पिचर। अब यहां पे आप देखो, यहां पे ये जो बॉलर है, ये बैट्समैन को बॉल फेंक रहा है यहां पे, ठीक है, कैचर की तरफ फेंक रहा है, यानी बैट्समैन को फेंक रहा है। तो ये जो जगह है जहां पे ये खड़ा है, हम इसे होम प्लेट बोलते हैं, यानी फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस और होम प्लेट। तो इसे होम प्लेट बोलते हैं जहां पे वो खड़ा है। यहां पे ये खड़ा है, ये होम प्लेट है, यानी जिस खिलाड़ी के हाथ में बल्ला है और जो इसको मारने की कोशिश कर रहा है वो। अब है कर्व बॉल। कर्व बॉल क्या होती है, ये जो बॉल है ये ऐसे फेंकेगा कि मारना डिफिकल्ट हो जाए, ठीक है। तो ये जो बॉल है, जैसे क्रिकेट में स्विंग होती है ना, स्विंग बॉल खेलना आसान नहीं है, अगर बॉल सीधी जाए तो खेलना आसान है, वैसे ही बेसबॉल में स्विंग को हम कर्व बॉल बोलते हैं। तो कर्व बॉल क्या है, कर्व बॉल ये है जब ये पिचर बॉल फेंकेगा तो वो हवा में ही घूम जाएगी। तो ये था बेसबॉल, इतना काफी है बेसबॉल में। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही शानदार खेल जो है बैडमिंटन, और बैडमिंटन भी मैंने बहुत देखा है और खेला भी है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बड़े अच्छे से बता सकता हूं। देखो ये बैडमिंटन का कोर्ट है, ठीक है, ध्यान से देखो, बैडमिंटन का ये कोर्ट है। और बैडमिंटन में क्या होता है, मान लो खिलाड़ी यहां खड़ा है, तो उसे जब सर्विस कराएगा तो चिड़िया मतलब शटलकॉक, एक तो रैकेट होता है। बैडमिंटन अगर आप खेलते हैं तो एक तो चिड़िया होती है, ठीक है, एक तो चिड़िया होती है जो कुछ ऐसी शेप की होती है, ठीक है, चिड़िया, और एक होता है रैकेट। तो आप जब सर्विस कराओगे तो ये बीच में नेट होता है, तो ये 2 भाग होते हैं कोर्ट के एकदम सिमेट्रिकल। यहां पे अगर खिलाड़ी खड़ा है तो जब वो सर्विस कराएगा चिड़िया से, तो चिड़िया उड़ के दूसरे हाफ के डायगनली जानी चाहिए। समझ गए बात को, यानी अगर वो यहां से सर्विस करा रहा है तो वो इसके अंदर लैंड करनी चाहिए। अगर वो नहीं करी तो वो फाउल माना जाएगा और उसका अंक इस खिलाड़ी के एडवांटेज में होगा, क्योंकि दूसरे ने सर्विस ढंग से नहीं कराई। तो ये बैडमिंटन में आपको ध्यान रखना है। तो एक एक करके सारे शब्द आपको अच्छे से समझाता हूं। सबसे पहले सर्वर और रिसीवर, इसका मतलब क्या है, देखो जो सर्विस कराता है जो खिलाड़ी, उसे सर्वर बोलते हैं, और जो खिलाड़ी वहां पे रिसीव करता है उसे हम रिसीवर बोलते हैं, ठीक है, बड़ा आसान है। तो यानी 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं बैडमिंटन, वैसे डबल्स भी होता है, 4 खिलाड़ी भी खेलते हैं, लेकिन अभी समझाने के लिए आपको मैं 2 बता रहा हूं। तो ये कोर्ट है, यहां से किसी ने सर्विस कराई इस खिलाड़ी को, तो सर्विस जो कर रहा है वो सर्वर है, और जो दूसरी तरफ खेल रहा है वो है रिसीवर। फिर लॉन्ग, शॉर्ट और वाइड, इसका क्या मतलब है, बड़ा ही ज्यादा आसान है, लॉन्ग, शॉर्ट और वाइड। ये जो खिलाड़ी है इसने सर्विस कराई, कहां आनी चाहिए, इसमें आनी चाहिए, इसमें आके गिरनी चाहिए, ठीक है, तभी वो मानी जाएगी अच्छी सर्विस। अगर वो मान लो उसने सर्विस कराई और वो यहां गिर गई, यानी वो अपने गंतव्य तक पहुंच ही नहीं पाई,
तो ये खिलाड़ी क्या करेगा, ये इसको खेलेगा ही नहीं, उसे पता है गिरने दो, मुझे तो बेफालतू का पॉइंट मिल रहा है, तो वो उसको टच नहीं करेगा, वो उसको गिरने देगा, क्योंकि ये सर्विस इसके अंदर आनी चाहिए। तो इसी तरह से खिलाड़ी को आकलन करना होता है, खिलाड़ी को जज करना होता है कि सर्विस आके कहां गिरेगी। अगर उसे पता है कि भाई सर्विस ये तो बहुत आगे गिर रही है, तो वो उसे गिरने देगा, क्योंकि पॉइंट उसे मिल जाएगा। तो ये जो सर्विस है ये है शॉर्ट, यानी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाई। ठीक है, अब इसने सर्विस कराई, वो गई सीधी पीछे, तो वो पता चल जाएगा इस खिलाड़ी को कि भाई ये तो बहुत पीछे जाएगी, मैं इसको भी छोड़ देता हूं, छूंगा नहीं। तो ये क्या करेगा, छोड़ देगा, वो सर्विस यहां की चिड़िया जाके कहीं पीछे गिरेगी, यानी ये हो गई लॉन्ग, गंतव्य से आगे निकल गई। और एक होता है वाइड, इसने सर्विस कराई और कहीं यहां आके गिर गई, तो वो भी हवा की गति और उसमें चिड़िया की गति देख के समझ जाएगा कि भाई ये तो बाहर जा रही है, मैं इसको छूंगा नहीं, जाने दूंगा, ये पॉइंट भी इसको मिल जाएगा। तो शॉर्ट, लॉन्ग या वाइड सर्विस जो होती है वो सारी फाउल मानी जाती है। उसके बाद लव और ये सब क्या होते हैं, देखो बड़ा आसान है। बैडमिंटन में क्या होता है, देखो ये कोर्ट है, ठीक है, दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, एक यहां खेल रहा है और एक यहां खेल रहा है। अब इसका पॉइंट होगा तो वो काउंट होगा +1, इसका काउंट, ये जीतेगा तो +1 होगा, ऐसे कर करके जो पॉइंट है वो बढ़ते और घटते जाएंगे। मान लो ये 5 गेम लगातार जीत गया तो स्कोर हो जाएगा 5 लव। तो 0 को बेसिकली लव बोलते हैं, बस खत्म। 0 जो होता है हम उसे लव बोलते हैं, 5 लव। लेकिन ये खिलाड़ी जो है, इसको लगा भाई मेरा तो स्कोर काफी कम हो रहा है, मैं भी अच्छा खेलूंगा, तो इसने 5-1 कर देगा, फिर ये भी एक पॉइंट जीत जाएगा, तो लव टूट गया। ठीक है ना, तो लव मतलब 0, बस बड़ा आसान है। और एक वर्ड होता है ऑल। ऑल मतलब अगर 5-5 हो गया तो आप बोलोगे 5 ऑल, 5 ऑल। और ये जो लव शब्द है ये टेनिस में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप जैसे सर्विस करेंगे, नहीं खेल पाया तो आप बोलेंगे 15 लव, फिर हो जाता है 30 लव, फिर हो जाता है 40 लव। ठीक है, और फिर वो गेम उसको मिल जाता है। लेकिन बैडमिंटन में एक एक पॉइंट ऐड होते हैं, तो 2 लव, 3 लव, 4 लव, इस तरह से। अच्छा, पहले जो खिलाड़ी 21 तक पहुंच गया वो जीत गया, प्रोवाइडेड 2 का गैप हो। ठीक है, तो स्कोर 21-19 तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन 21-20 नहीं हो सकता। यानी कि एक खिलाड़ी को, दोनों खिलाड़ी ये कोशिश करेंगे हम पहले 21 तक पहुंच जाएं। जो पहले 21 तक पहुंच गया वो गेम को जीत गया, बशर्ते गैप 2 या 2 से ज्यादा का होना चाहिए। तो मान लो खिलाड़ी है कोई, स्कोर चल रहा है 17-17, फिर ये खिलाड़ी ने पॉइंट ले लिया तो स्कोर हो गया 18-17, फिर इसने ले लिया हो गया 19-17, फिर इसने ले लिया हो गया 20-17। अभी भी ये गेम नहीं जीता है, अभी भी नहीं जीता है, अभी से एक और चाहिए। फिर इसने कर दिया 20-18, एक वो जीत गया, फिर ये जीत गया, तो ये हो गया 21-18, यहीं पे गेम खत्म। जो पहले 21 जीत गया वो वाला जो सेट है वो जीत गया। सेट होता है, ठीक है, सेट होता है। तो 2 का डिफरेंस होना चाहिए और 21 पे जो पहुंच गया वो जीत गया पहले। अगर मान लो गेम में 20-20 हो गया तो इसको हम बोलते हैं ड्यूस। जैसे टेनिस में होता है, टेनिस में अगर 40-40 हो जाता है तो इसे ड्यूस कहा जाता है लॉन टेनिस में। वैसे ही बैडमिंटन में 20-20 को ड्यूस कहा जाता है। तो 20-20 के बाद क्या होगा, फिर वही होगा 22, फिर 22 तक पहुंचो। अब 20-20 हो गया अगर, तो जो पहले 2 गेम का डिफरेंस बना लेगा, अगर ये 22 तक पहुंच गया तो 22-20 यही जीत गया गेम। ठीक है, तो पहले जो 21 तक पहुंच गया, लेकिन 2 का डिफरेंस होना चाहिए, और अगर 2 का डिफरेंस नहीं हो पा रहा है तो जिसने पहले 21 से ज्यादा में 2 का डिफरेंस बना लिया वो गेम जीत गया। इस तरह से होता है। रैली क्या होती है, रैली कुछ नहीं होता, दोनों तरफ से खिलाड़ी खेलते हैं, उसको रैली बोलते हैं। मान लो इधर से उसने मारी चिड़िया, इधर से उसने मारी, चलता रहा यही सिलसिला 40-50 बार अगर ये हो गया तो एक तरह से रैली लंबी चली। अगर मान लो इसने चिड़िया मारी और ये चिड़िया नेट के ऊपर से उड़ के दूसरे खिलाड़ी के पाले में गिर गई, तो फिर आप कहेंगे रैली तो हुई नहीं इसमें, क्योंकि वो खेल ही नहीं पाया, उसकी सर्विस इतनी अच्छी थी। तो रैली तब होती है जब दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को वापस चिड़िया लौटाते रहते हैं। फिर गेम या सेट, ठीक है, सेट तो आप समझ गए, जो 21 तक पहुंचा वो सेट जीत जाता है। और जो गेम है, मतलब गेम जीत जाता है, तो उसमें हम ये कहते हैं, अगर डिपेंड करता है कितने सेट हैं। जैसे अगर मान लो जो पहले 2 सेट जीत जाता है, जैसे एक सेट आपने जीत लिया मान लो 21-15, दूसरा सेट भी आपने जीत लिया मान लो 21-7, तो आप पूरा मैच जीत गए, तो मैच आपने जीत लिया। अब देखते हैं मैच क्या होता है। एक मैच जीतने के लिए आपको 2 गेम या 2 सेट जीतने पड़ेंगे। गेम और सेट का मतलब एक ही है बैडमिंटन में, ठीक है। यानी मान लो आपने पहला सेट आप जीत गए 21-15 से, दूसरा आप हार गए, मान लो आप हार गए 12-21 से, ठीक है। अब जो तीसरे मैच, क्योंकि आपने दोनों ने एक एक सेट जीत लिया है या एक एक गेम जीत लिया है, तो अगर मैच जीतना है तो तीसरा जो जीतेगा वो जीतेगा। तीसरे को बोलेंगे रबड़। रबड़ मतलब होता है यहां पे तीसरा सेट, अगर तीसरे सेट तक या तीसरे गेम तक मैच जाता है तो फिर उसे रबड़ कहा जाता है, जो डिसाइडर होता है। एक तरह से अब तीसरा सेट फाइनल हो गया।
फिर रैकेट, रैकेट आप जानते हैं ये रैकेट होता है। फिर शटल कॉक, चिड़िया को बोलते हैं, इसे चिड़िया बोलते हैं। स्मैश क्या होता है? स्मैश होता है जब आप एक काफी तेजी से मारते हो अपने जो बेस लाइन है वहां से, तो उसमें जो चिड़िया है बहुत तेजी से नीचे जाती है, ठीक है ना, आपके ओपोनेंट के पाले में जाती है, ओपोनेंट के कोर्ट में जाती है, उसको स्मैश बोलते हैं। फिर डबल फॉल्ट क्या होता है? आपने एक बार सर्विस कराई, वो सही नहीं गई, मान लो नेट से टकरा गई, तो आपको एक मौका और मिलता है सर्विस कराने का। तो आपने सर्विस कराई, फिर जो है वो दोबारा नेट से टकरा गई, तो एक तरह से डबल फॉल्ट हो गया, उसका पॉइंट दूसरे वाले को मिल जाएगा क्योंकि आपने सर्विस अच्छी नहीं कराई। फोरहैंड क्या होता है? फोरहैंड और बैकहैंड टेनिस में भी होता है, बैडमिंटन में भी होता है। तो अगर आप, अब डिपेंड करता है आप पकड़ कैसे रहे हैं। अगर आप नॉर्मल पकड़ रहे हैं, जैसे ग्रिप होती है, तो अगर आप सामने वाले फेस से मार रहे हैं चिड़िया को तो वो फोरहैंड है। अगर आप पीछे वाले से मार रहे हैं तो फिर वो बैकहैंड है, ठीक है, फोरहैंड और बैकहैंड। तो ये थे बैडमिंटन के। अब हम बात करते हैं बॉक्सिंग। ये दोनों ही खिलाड़ी बहुत ताकतवर हैं। ये मैकग्रेगर है और ये जो है, ये है जो आज तक खिलाड़ी एक भी मैच नहीं आ रहा है अपने जीवन में, इसका नाम है फ्लॉयड मेवेदर। और इनकी जब ये लड़ाई हुई थी तो काफी जबरदस्त लड़ाई हुई थी, फ्लॉयड मेवेदर जीत गए थे। तो आज भी अपने कैरियर में एक भी मैच नहीं हारे हैं। तो बॉक्सिंग में क्या क्या होता है देखिए। सबसे पहले ब्लॉक करना। ब्लॉक मतलब सीधा है, मान लो किसी दूसरे वाले ने पंच, पंच मतलब घूंसा मारना। तो अब मान लो इसने, अब इसमें आप देखिए ये जो फोटो है, इसमें ये इसको पंच मार रहा है, लेकिन यहां तो चेहरे पे लग गया इसके, लेकिन ये इसको रोक भी सकता था, अपना जो दोनों हाथ हैं लाके इसको बीच में रोक सकता था, तो उसे ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। जब आप अपने ओपोनेंट को पंच मारने से रोकते हो तो उसे ब्लॉक कहा जाता है। फिर बाउट, बाउट कुछ नहीं, बॉक्सिंग के मैच को बाउट बोलते हैं, बस खत्म, ठीक है। ब्रेक, रेफरी बीच में जो है, मान लो दोनों खिलाड़ी हैं एक दूसरे में उलझे हुए हैं, मतलब कुछ हो नहीं रहा, जैसे कई बार एक दूसरे में उलझ जाते हैं, उनके हाथ वाथ उलझ जाते हैं और वो एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं, तो रेफरी उन्हें ब्रेक देता है, उनको छुड़वाता है, तो वो ब्रेक है। कॉशन, कॉशन मतलब जब रेफरी जो होता है वो खिलाड़ियों को, अगर वो कुछ चीज गलत कर रहे हैं तो उनको मना करता है कि आप ऐसा मत करो। 3 कॉशन जब हो जाते हैं तो उसे एक वार्निंग माना जाता है। क्लिंच, क्लिंच मतलब जब दो खिलाड़ी, दो बॉक्सर एक दूसरे को होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है, बहुत लंबे समय के लिए, तो उसे क्लिंच कहा जाता है। ऐसे में कोई पंच इन्वॉल्व नहीं होता। पंच के लिए गैप होना चाहिए ना। आप अगर मान लो किसी दूसरे को घूंसा मार रहे हो तो जगह तो होनी चाहिए। अगर मान लो दो खिलाड़ी बिल्कुल ही पास पास हैं, एकदम दूसरे के बिल्कुल लिपटे हुए हैं एक तरह से, तो घूंसा मारने के लिए जगह नहीं है ना। घूंसा मारने के लिए गैप चाहिए बीच में, तभी तो घूंसा लगेगा। तो लेकिन दोनों खिलाड़ी अगर एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं तो फिर उन्होंने एक दूसरे को पकड़ रखा है, क्लिंच कर रखा है। क्लिंच मतलब होता है पकड़ना। डाउन, एक खिलाड़ी अगर गिर जाता है फर्श पे, मान लो इसने इसे घूंसा मारा तो फिर वो जमीन पे गिर गया, तो वो डाउन हो गया, ठीक है, डाउन। हुक क्या होता है? हुक एक तरह का पावरफुल शॉट होता है, पंच होता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। हुक एक तरह का पंच होता है। जैब, जैब भी एक तरह का पंच होता है। जैब वर्ड बहुत आता है। जैब का संबंध कौन से खेल से है? जैब, हुक, ये सारे बॉक्सिंग से एसोसिएटेड हैं। नॉकआउट क्या होता है? मान लो एक खिलाड़ी है, उसने दूसरे को एक खिंचा के घूंसा मारा, अब वो इतना तेज था कि वो जमीन पे गिर गया और फिर उठा ही नहीं, तो वो नॉकआउट हो गया। तो उसमें वो रेफरी काउंट करेगा 1 से लेकर 10 तक। पहले बोलेगा 1, फिर बोलेगा 2, फिर बोलेगा 3, उसको समय देगा कि भाई उठो, मैं काउंट कर रहा हूं 10 तक, अगर तुम नहीं उठे तो मैं दूसरे खिलाड़ी को विजेता घोषित कर दूंगा। तो वो होता है नॉकआउट। नॉकआउट का एक तरीका यह भी होता है कि एक खिलाड़ी ने दूसरे को मारा और वो रिंग से बाहर जाके गिरा और वो फिर वापस ही नहीं आया रिंग में, तो मतलब वो भी नॉकआउट माना जाएगा। फिर रैबिट पंच, एक तरह का पंच होता है, बस ये याद रखिए, लेकिन ये इलीगल होता है। इलीगल क्यों होता है ये? क्योंकि कई बार क्या होता है, किडनी पंच, कई बार आप देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन आता है किडनी पंच, तो किडनी पंच और रैबिट पंच एक ही होता है। कई बार खिलाड़ी क्या करते हैं, रूल तोड़ते हैं। आप खिलाड़ी की कमर पे नहीं मार सकते, ठीक है, आप दूसरे खिलाड़ी के जो बॉक्सिंग है उसमें घूंसा आप दूसरे की कमर पे नहीं मार सकते। कमर पे मारोगे तो फिर वो किडनी पे लग सकता है, किडनी पंच, क्योंकि किडनी जो होती है वो लोअर बैक साइड पे होती है, तो उसे रैबिट पंच बोलते हैं या किडनी पंच बोलते हैं। ये इलीगल है, खेल की भावना के, खेल के कानूनों के खिलाफ है। अपर कट, ये भी एक तरह का पंच होता है, अपर कट। वीविंग, वीविंग मतलब क्या होता है, जो मान लो सामने वाले ने घूंसा मारा और आप अपनी जो लय का इस्तेमाल करके या गति का इस्तेमाल करके, अपने लॉजिक, अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करके उससे बच गए, तो बॉडी मूवमेंट जब करते हैं तेज तेज बचने के लिए, तो उसे वीव बोलते हैं। तो ये था बॉक्सिंग। अब हम बात करते हैं शतरंज की। शतरंज भी मैं बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, बहुत ही ज़्यादा खेलता हूँ, और काफ़ी मैंने शतरंज खेला है। तो
इसके मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूं कि शतरंज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो इसमें जो जिनसे हम खेलते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो मोहरे होते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए, ये प्यादा या सैनिक बोलते हैं, जिसे प्यादा बोलते हैं, कई पैदल बोलते हैं, तो ये पॉन है, PAWN, पॉन। सोल्जर जो होता है, सिपाही। फिर हाथी जिसे हम बोलते हैं उसे अंग्रेजी में रुक बोला जाता है, ठीक है, रुक। घोड़ा होता है शतरंज में जिसे हम नाइट बोलते हैं। फिर जो ऊंट होता है हम उसे बिशप बोलते हैं। फिर रानी को क्वीन और राजा को किंग। तो किंग को हराना होता है, किंग को चेकमेट करना होता है। तो चेकमेट शब्द का जो संबंध है वो भी शतरंज से है। पहले आप शह देते हैं यानी चेक, और फिर मात देते हैं जिसे बोलते हैं मेट। इसके अलावा कुछ और शब्द बताता हूं। मूव, मूव मतलब अपने जो मोहरे हैं उन्हें हिलाना, उन्हें मूव बोलते हैं, ठीक है। फिर रिजाइन, हार मान लेना, उसे रिजाइन बोलते हैं। स्टेलमेट, अगर राजा को चेक देके मारना जरूरी है, अगर राजा को बिना चेक देके मार दिया तो उसे स्टेलमेट कहा जाता है। तो ऐसे में खेल ड्रॉ हो जाता है। स्टेलमेट एक प्रकार का ड्रॉ है। चेकमेट मतलब शह और मात। ग्रैंड मास्टर, तो खिलाड़ी जो होते हैं इसमें वो ग्रैंड मास्टर बनते हैं। बहुत ज्यादा पारंगत खिलाड़ी जो होते हैं वो ग्रैंड मास्टर बनते हैं। उससे छोटा होता है इंटरनेशनल मास्टर, और उससे छोटा होता है फिडे मास्टर। शतरंज की जो संस्था है जो शतरंज कराती है हम उसे फिडे बोलते हैं, जो शतरंज के मैच कराती है। जैसे फुटबॉल में फीफा होता है, वैसे शतरंज जो होती है, शतरंज उसमें फिडे होता है। चेक देना मतलब शह देना राजा को। कैप्चर मतलब कोई चीज मार देना। मान लो आपने किसी दूसरे का घोड़ा मार दिया तो आपने वो कैप्चर कर लिया। कैप्चर मतलब दूसरे का कोई पीस मार देना। ये सारे पीसीज हैं जो रखे हैं, ठीक है। शतरंज में अगर पूछें कितने स्क्वायर होते हैं तो 64 स्क्वायर का खेल है ये। इसमें 8x8, तो ये 8 है और ये 8 है। स्क्वायर है तो स्क्वायर आप 8x8 करते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो बहुत रिपीट होता है एग्जाम में, कासलिंग करना। कासलिंग मतलब अगर आप मान लीजिए इस तरफ से कासलिंग कर रहे हैं तो आप अपने राजा को 2 कदम हिलाएंगे, हाथी को 2 कदम हिलाएंगे, आपका राजा कोने में सुरक्षित हो जाएगा, इसे कासलिंग बोलते हैं। अगर आप इस तरफ कासलिंग कर रहे हैं, आप राजा को 2 कदम हिलाएंगे, हाथी को 3 कदम हिलाएंगे, तो राजा को कोने में ले जाकर सुरक्षित कर लेंगे। यानी राजा को कोने में ले जाना और सुरक्षित कर लेना उसे कासलिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ शर्तें भी होती हैं, जैसे राजा को आप हिला नहीं सकते, ठीक है। राजा और हाथी के बीच की जो जगह है वो खाली होनी चाहिए, यानी यहां पे ऊंट और घोड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम खाली होनी चाहिए। और ये जो जगह है ये चेक में नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन होती हैं। एन पासा एक तरीका होता है प्यादे को मारने का, ठीक है। जैसे मान लो आपका कोई प्यादा यहां है, शत्रु का प्यादा यहां है, ठीक है, या यहां मान लेते हैं यहां है। अब इसने ये जो प्यादा है 2 कदम आगे बढ़ दिया, तो वैसे तो वो इसको नहीं मार सकता, लेकिन एन पासा से मार सकता है, तो उसे एन पासा बोलते हैं, ठीक है, एन पासा। जैसे मान लो ये जो प्यादा है इसने ये 2 घर बढ़ दिया, लेकिन सफेद प्यादा यहां पे रखा है, तो वो इसे क्रॉस मार सकता है, तो इसको बोलते हैं एन पासा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एन पासा। गैम्बिट मतलब जब आप अपनी कोई चीज का बलिदान दे देते हो तो उसे गैम्बिट बोलते हैं। मान लो ये मैंने जो प्यादा है 2 कदम आगे चल दिया, फिर उसने भी 2 कदम आगे चल दिया, यानी काला प्यादा अब यहां पे रखा है, काला प्यादा यहां रखा है और सफेद प्यादा यहां रखा है। अब इसने क्या करा, अपना ये वाला प्यादा भी 2 कदम आगे बढ़ दिया, तो इसको 2 कदम आगे बढ़ने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अब इसका जो प्यादा है इसको मार सकता है, तो एक प्यादा इसने फ्री में दे दिया। हो सकता है इस प्यादे को मरवाने के पीछे उसकी कोई मंशा हो। कई बार हम क्या करते हैं, जानबूझ के अपने प्यादे या अपने कोई पीस जो हैं, बड़े पीस यानी कि बड़े जो ये चीज होती है, हाथी घोड़े या ऊंट, इनको मरवा लेते हैं, उनका बलिदान दे देते हैं, इससे हमें कोई एडवांटेज मिलता है, उसे बोलते हैं गैम्बिट। फिर है प्रमोशन मतलब ये होता है आपका जो प्यादा अगर शत्रु के आखिरी खेमे में पहुंच जाए तो आप उसे फिर कुछ भी बना सकते हो जो आपका मन करे। आप उसे रानी कहे रानी बना लो, आप उसे घोड़ा बना लो। आपका प्यादा जब शत्रु के आखिरी में पहुंच जाता है तो आप उसे कुछ भी बना सकते हो, लेकिन प्यादे का शत्रु के आखिर में जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्यादे की शक्ति काफी सीमित होती है। तो ये शतरंज है। अब हम आते हैं पूल, बिलियर्ड या स्नूकर पर, ठीक है। ये खेल होते हैं पूल, बिलियर्ड या स्नूकर। तो इनमें देखते हैं क्या क्या शब्द हैं। तो सबसे पहले है चौक। चौक क्या होता है, देखो सबसे पहले तो ये समझो ये खेल है क्या। इसमें कुछ नहीं है, ये ऐसे रख देते हैं, जब ये शुरू होता है तो इसको ऐसे रख देते हैं। इसमें जो ये डंडी होती है इसे हम क्यू बोलते हैं, CUE। सुपर इंपॉर्टेंट है कि जो पूल या बिलियर्ड या स्नूकर में ये डंडी होती है जिससे हम बॉल को मारेंगे, इसको क्यू बोला जाता है। फिर ये बॉल्स होती हैं और ये बॉल कई तरह की होती हैं। आप देखिए यहां पे एक बॉल का रंग है सफेद, तो ये सफेद वाली बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सफेद वाली से ही आपको बाकी बॉल्स को मारना है।
और यहां पे ये चौक रखा है। चौक मतलब आप अपनी जो छड़ी है, जो क्यू है आपकी, आप इसका जो छोर है जिससे आप बॉल को मारोगे उसको चौक से मसलोगे जिससे ये फिसले ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, अब देखो ये बॉल है, आप बॉल तो एकदम स्फेरिकल है, राइट, आप बॉल को मार रहे हो, यहां पे बीच में आप बॉल को मार रहे हो अपनी उससे क्यू से, तो वो फिसल सकती है। तो फिसले ना उसके लिए चौक से रगड़ो, उससे जो है थोड़ा सा घर्षण अच्छा हो जाता है, फ्रिक्शन हो जाता है और उससे वो बॉल जो है अच्छे से हिट हो पाती है, तो उसे चौक बोलते हैं। फिर इससे जो क्यू है वो स्लिप नहीं होती। क्यू बॉल क्या होती है, तो जो सफेद रंग की बॉल आपने देखी वो क्यू बॉल है, यानी कि आप डायरेक्ट रंग बिरंगी गेंदों को नहीं मारोगे, आप जो है पहले सफेद गेंद को मारोगे, फिर सफेद गेंद इन्हें मारेगी और फिर खेल शुरू होगा। और फिर आपको जो भी बॉल निकालनी है, ये जो छेद बने हुए हैं यहां पे आप देख सकते हैं 6 छेद हैं यहां पे, तो इनमें जाएगी तो वो सफेद बॉल इनको मारेगी और ये वाली फिर यहां पे जाके गिरेगी। क्यू स्टिक, क्यू स्टिक क्या होता है, क्यू स्टिक वही है जो मैंने आपको बताया, क्यू जो डंडी है क्यू स्टिक है। रैक क्या होता है, बड़ा अच्छा है रैक। देखो ये जो सारी गेंद है ये इस ट्राइंगल में आपने इकट्ठी कर ली, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को रैक बोलते हैं। तो ये जो ट्राइंगल है आप यहां पे बॉल्स भर दो जिससे अरेंज करने के लिए उसे, और उसको सजा दो, तो ये जो रैक है, उसके बाद ये सजाने के बाद ये रैक हट जाएगा, तो जो बॉल होंगी वो हिलेंगी नहीं, वो बॉल ऐसे एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी और फिर आप यहां रहेगी क्यू बॉल यानी सफेद बॉल, और ये आपकी डंडी इस तरह से आएगी, तो डंडी से आप मारोगे सफेद बॉल फिर इन सबको मारेगी और ये फैल जाएंगी। ठीक है, मान लो ये फैल गई, कोई यहां है, कोई यहां है, कोई यहां है, कोई यहां है। अब यहां पे मान लो एक छेद है, ठीक है, ये वाली बॉल जो है आपको इस छेद में डालनी है, तो आप इसको सीधा डंडी से इसको नहीं मारोगे, आप सफेद बॉल को मारोगे, सफेद बॉल फिर इसको लगेगी, फिर ये इसमें जाएगी। समझ गए रूल क्या होता है। सॉलिड्स क्या होते हैं, अब देखो जो जिनमें कलर होते हैं, जो कलर वाली बॉल होती है उन्हें सॉलिड बोलते हैं, और जो सफेद वाली बॉल है उसे क्यू बॉल बोलते हैं। 2 पॉकेट अ बॉल मतलब क्या होता है, जो ये 6 पॉकेट होती हैं, यहां पे आप देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये है पॉकेट, 6 पॉकेट हैं, इनमें आपको बॉल डालनी है, तो उसे बोलते हैं 2 पॉकेट अ बॉल। तो पॉकेट क्या होती हैं, जो 6 होल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉर्नर पॉकेट, जो होती हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉकेट्स। अब हम आते हैं बाइसिकलिंग पे। ये आपको दिख रहा है स्टेडियम, ये स्टेडियम ऐसा है, देखो साइकिल की रेस कैसे होती है, एक तो साइकिल की रेस हो सकती है प्राकृतिक एनवायरनमेंट में, जैसे आपने एक सुना होगा टूर डे फ्रांस। टूर डे फ्रांस में कोई स्टेडियम नहीं होता, टूर डे फ्रांस में प्राकृतिक रास्ते पहाड़ों के ऊपर होते हैं, बहुत ही ज्यादा, जो एल्प्स के पहाड़ हैं जिन्हें हम बोलते हैं एल्प्स के पहाड़, जो कि इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और बहुत सारे कंट्री में हैं, यूरोप में एल्प्स के पर्वत, एल्प्स के पहाड़ जो हैं वहां पे साइकिल चलाई जाती है, जिसे टूर डे फ्रांस बोलते हैं। वो तो प्राकृतिक हो गया, बहुत ही ज्यादा कठोर होती है क्योंकि पहाड़ों पे साइकिल चलाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। लेकिन कई बार जो रेस होती है वो स्टेडियम के अंदर भी होती है, तो यहां पे गोल गोल घूमते रहते हैं खिलाड़ी इसमें स्टेडियम में, और इसमें भी वही रुकावटें होती हैं एक तरह से, यानी कि आप देख सकते हैं यहां पे स्लोप बनाई गई है, तो यहां पे डाउन भी होगा, कहीं पे अप भी होगा, तो ये भी उतनी आसान नहीं होती। तो जो साइकिलिंग के लिए जो स्टेडियम होता है, एरिना होता है, उसे क्या बोलते हैं, वेलोड्रोम। सुपर इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने आपको क्या दिखाया है, ये मैंने आपको वेलोड्रोम दिखाया। वेलोड्रोम बोलते हैं उस स्टेडियम को जिसके अंदर साइकिल की रेस होती है। पॉइंट रेस क्या होती है, पॉइंट रेस ये होती है कि उसमें बहुत सारे साइकिल चलाने वाले एक ही जगह से शुरू करते हैं। जैसे मान लो यहां पे सारे साइकिल चलाने वाले इकट्ठे हो गए 15-20, तो वो एक साथ शुरू करेंगे रेस को, तो उसे बोलते हैं पॉइंट रेस। एक ही पॉइंट से जब सारे साइकिल चलाने वाले शुरू करते हैं रेस को, उसे पॉइंट रेस कहा जाता है। फिर एक रेस होती है किरिन रेस। किरिन रेस मतलब होती है उसमें मान लो 15-16 साइकिल चलाने वाले इकट्ठे हो गए और सामने एक मोटरसाइकिल चलती है, तो मोटरसाइकिल के पीछे पीछे फिर ये अपनी साइकिल चलाते हैं, उसे बोलते हैं किरिन रेस। ये जापान में ज्यादा पॉपुलर है। फिर मेडिसन रिले रेस होती है। ठीक है, रिले रेस जैसे क्या होती है, अब मान लो आपको एक ये सर्कुलर ट्रैक है जिसपे साइकिल चलानी है, यहां से शुरू करना है और यहीं पे लाके फिर आपको खत्म करना है, तो आपको 4 राउंड करने हैं। तो चारों राउंड आप नहीं करोगे, आप यहां से पूरा घुमा के लाओगे, फिर यहां पे दूसरा खिलाड़ी आप रुक जाओगे, फिर यहां पे दूसरा साइकिल वाला फिर चला जाएगा, ऐसे करके 4 राउंड जो 4 खिलाड़ी करेंगे, तो वो रिले रेस है। इंडिविजुअल परसूट क्या होता है, इंडिविजुअल परसूट ये होता है उसमें एक ट्रैक है, मान लो ये ट्रैक है, तो एक साइकिल इधर चलती है, एक साइकिल इधर चलती है, यानी ये दोनों पैरेलल एक दूसरे के साथ रेस कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रैक है उसके दोनों ऑपोजिट एंड पे है। तो इंडिविजुअल परसूट में 2 साइकिलिस्ट होते हैं, 2 साइकिल चलती हैं, एक साइकिल यहां एक साइकिल यहां, लेकिन एक ही ट्रैक पे चलती हैं, दोनों अलग अलग
अलग अलग जगह से, ठीक है, ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रैक, एक यहां और एक ऐसे। तो इनकी जो रेस होगी, दोनों एक साथ शुरू करेंगे स्टेशनरी पोजीशन से और फिर रेस करेंगे, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल परस्यूट। फिर एरो, एरो क्या होता है? देखो साइकिलिंग जो होती है, अब जब आप साइकिल चलाते हो तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको रोकेगी? हवा। एक तो हवा रोकेगी, और एक जो सड़क के ऊपर घर्षण होगा यानी फ्रिक्शन होगा वो आपको रोकेगा। इनको कम करने के लिए जितनी भी चीजें उन्हें एरो बोलते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे साइकिल जो लोग चलाते हैं उनका जो हेलमेट होता है वो कैसा होता है? नुकीला। क्यों? क्योंकि नुकीला जो हेलमेट होता है वो हवा को अच्छे से काटता है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, आपने कई बार सुना होगा स्ट्रीमलाइन। जैसे एरोप्लेन की शेप आगे से कैसी होती है? क्या एरोप्लेन की शेप ऐसी होती है आगे से? नहीं। अगर ऐसी होगी तो फिर यहां पे ये हवा इसे टकराएगी। एरोप्लेन की शेप ऐसी होती है आगे से, ठीक है, ऐसी नुकीली आगे से, क्योंकि हवा को काटेगी। तो ऐसे ही हेलमेट भी ऐसा होता है इनका। अगर आप देखें इनकी जो साइकिल होती है वो भी ऐसी होती है। हर चीज को स्ट्रीमलाइन किया जाता है या एरोडायनेमिक बनाया जाता है जिससे वो हवा को काटे। फिर कैडेंस, कैडेंस क्या होता है? कैडेंस मतलब कि 1 मिनट के अंदर कितनी बार एक साइकिल चलाने वाले व्यक्ति ने पैडल मारा। साइकिल हम कैसे चलाते हैं? पैडल मारते हैं, फिर वो चेन घूमती है और साइकिल चलती है। 1 मिनट में आपने कितनी बार पैडल मारा, यानी पैडल रेवोल्यूशन पर मिनट को बोलते हैं कैडेंस। फिर ब्रिज, ब्रिज क्या होता है? ब्रिज ये होता है, मान लो यहां 5-6 साइकिल चल रही हैं एक साथ और यहां एक ग्रुप है, झुंड है। तो आपने इस झुंड को छोड़ गए, आपने साइकिल की स्पीड अचानक अपनी तेज कर ली, इस झुंड को छोड़ के आप इस झुंड में शामिल हो गए, यानी एक ग्रुप आपने छोड़ दिया और दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, इसको ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। जब आप एक ग्रुप ऑफ राइडर को छोड़ के दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो तो उसे जो है, जो आपके आगे होता है उसे बोलते हैं ब्रिज। और टूर डे फ्रांस सबसे प्रतिष्ठित रेस होती है और यह फ्रांस में खत्म होती है एक जगह पे जिसको हम चैम्प्स एलाइसस, लेकिन इसको प्रोनाउंस ऐसे नहीं करते, लिखते हैं चैम्प्स एलाइसस लेकिन बोलते हैं शॉन्ज़-एलीज़े, ठीक है, शॉन्ज़-एलीज़े। तो ये जो जगह है फ्रांस में जहां पे रेस खत्म होती है। अब हम आते हैं एक सुपर इंपॉर्टेंट गेम जो है फुटबॉल। फुटबॉल में तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है मुझे, मैं बहुत अच्छे से आपको बता सकता हूं। तो फुटबॉल शुरू करते हैं। बड़ा आसान है, कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। देखा तो फुटबॉल आपने भी होगा टीवी पे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपकी होगी, आपने स्कूल में भी खेला होगा, ठीक है। तो सारे शब्द आपको समझाता हूं। किक मारना, पता ही है किक मारना, फुटबॉल को लात मारना, किक मारना, गोल कर देना, ठीक है, हेड कर देना, सर से गोल मारना, ठीक है। जब आप, ये फुटबॉल है, सर से मारा आपने और उसके बाद जो हेड कर दिया बॉल को। पेनल्टी किक क्या होती है? ये जो बॉक्स होता है इसे, ये पेनल्टी एरिया 18 यार्ड बॉक्स, इसमें अगर किसी खिलाड़ी ने अपने हाथ से बॉल मार दी डिफेंड करते वक्त, ठीक है, हाथ यानी जो डिफेंस टीम है उसका डिफेंडर का हाथ लग गया या कोई फाउल हो गया तो पेनल्टी होती है। ये पेनल्टी स्पॉट होता है, यहां से बड़ा आसान हो जाता है फिर गोल मारना। पेनल्टी किक, पेनल्टी किक हॉकी में भी होती है। हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर भी होता है, फुटबॉल में पेनल्टी कॉर्नर नहीं होता लेकिन हॉकी में होता है। ड्रिबल करना, मतलब ड्रिबल करना वही है जो खिलाड़ी है उससे बचा के बॉल को आगे ले जाना, लात मार के धीरे धीरे, उसे ड्रिबल बोलते हैं। डिफेंडर वो होता है जो दूसरी टीम में रोकता है गोल होने से, और अटैकर वो होता है, या स्ट्राइकर का काम है गोल मारना, डिफेंडर का काम है गोल रोकना। मिडफील्डर वो होता है जो बीच में खेलता है खिलाड़ी। ये फुटबॉल का ग्राउंड है, जो आगे खिलाड़ी खेलते हैं वो स्ट्राइकर होते हैं, जो बीच में खेलते हैं वो मिडफील्डर होते हैं, और जो पीछे खेलते हैं वो डिफेंडर होते हैं। पास देना, एक खिलाड़ी दूसरे को फुटबॉल जब पास करता है वो पास है। ऑफ साइड, हाँ ये फुटबॉल में बड़ा अच्छा रूल है। ऑफ साइड का रूल क्या होता है? अच्छे को समझ में नहीं आता देखो ऑफ साइड का रूल ये होता है कि बॉल कहीं पे पहुंचे उससे पहले खिलाड़ी वहां पे नहीं पहुंचना चाहिए, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो यहां खड़े हो, ठीक है, आप यहां खड़े हो और शत्रु टीम के सारे खिलाड़ी यहां खड़े हैं सारे, ठीक है, और आपकी टीम का एक खिलाड़ी यहां खड़ा है। अब आपके लिए तो बड़ा आसान है, इनके ऊपर से उछाल के किक मारो सीधी अपने टीम के खिलाड़ी को जो बहुत आगे खड़ा हो जाएगा, जाके उसको बॉल दे दो और वो आराम से गोल कर देगा। क्या यह संभव है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बॉल पहुंचने के पहले खिलाड़ी पहुंच गया वहां पे। तो जब बॉल पहुंचने के पहले खिलाड़ी पहुंच जाए उसे ऑफ साइड बोलते हैं, और ऑफ साइड मतलब ये अलाउड नहीं है। तो उस वक्त रेफरी सीटी बजाएगा और वो फुटबॉल जो है दूसरी टीम को दे देगा। तो क्या करना चाहिए फिर? तो मैं बताता हूं क्या करना चाहिए। मान लो डिफेंडर यहां खड़े हैं सारे विरोधी टीम के, ठीक है, और आप जो है ये खिलाड़ी हो यहां पे। अब आप क्या करो, अपनी टीम के खिलाड़ी को बोलो कि भाई आप इन डिफेंडर की लाइन में रहो एकदम। तो वो खिलाड़ी क्या करेगा? यहां रहेगा। ध्यान से सुनिए, आपकी टीम का खिलाड़ी यहां रहेगा,
तो आप क्या करो, चुपचाप ये जो मान लो दूसरी टीम के जो खिलाड़ी हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो आप इनके बीच में से ऐसे पास दे दो, फिर ये भागेगा यहां पे पीछे ऐसे, तब ये पहुंचेगा। अब इसमें क्या हुआ, बॉल पहले पहुंची, खिलाड़ी बाद में पहुंचा, ठीक है, तो ये अलाउड है। लेकिन ऐसे अलाउड नहीं है कि आप एक खिलाड़ी अपना यहीं गोल के पास खड़ा कर दो, फिर क्या करना है, बस इसको दो, यहां पे ये गोल करता रहेगा, ऐसे नहीं होता। ऑफ साइड का रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके और भी बहुत वेरिएशन है, तो ये तो मैंने एक सिंप्लीफाई करके बताया है। अब जैसे ये डिफेंडर अपनी लाइन छोड़ दें, अगर डिफेंडर की लाइन में होना चाहिए ये, ठीक है, अगर ये इससे आगे है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यहां खड़ा है, वो यहां भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि डिफेंडर की लाइन तो ये है, तो सीधा आप उसे पास उछाल के नहीं दे सकते। तो ये जैसे जैसे आप फुटबॉल देखेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। ऑफ साइड, क्रिकेट में भी ऑफ साइड होता है, लेकिन क्रिकेट में ऑफ साइड का मतलब बिल्कुल अलग होता है। टैकल करना मतलब दूसरे खिलाड़ी से बॉल छीनने का प्रयास करना। हेडर हो गया, हेड करना, वो एक ही बात है। येलो कार्ड, अगर आप एक फाउल करते हैं तो येलो कार्ड होता है, 2 फाउल करते हैं तो रेड कार्ड होता है। रेड कार्ड मतलब आपको खेल छोड़ना पड़ेगा। तो 11 खिलाड़ी खेलते हैं फुटबॉल में दोनों तरफ से, एक टीम को अगर रेड कार्ड मिल गया तो उनके 10 खिलाड़ी रह जाएंगे, तो उनके लिए काफी कठिन हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका अपराध इतना ज्यादा संगीन है, मान लो आपने किसी को बॉल छीनने के उसमें आपने किसी की पैर पे मार दिया और उसकी टांग टूट गई, या बहुत ही तेज मार दिया आपने, तो रेफरी फिर आपको सीधे रेड कार्ड भी दे सकता है, ठीक है। सीधे रेड कार्ड का मतलब यह है कि आप सीधे ही मैदान छोड़ने वो पड़ेगा आपको। आप पहले, ऐसा नहीं कि पहले येलो मिलेगा फिर रेड मिलेगा, सीधा ही रेड मिलेगा। अगर आपका अपराध बहुत ज्यादा, अगर आपका फाउल बहुत ज्यादा संगीन है तो फिर आपको सीधे ही रेड कार्ड मिलेगा, ठीक है। पेनल्टी स्पॉट वो जगह है जहां से पेनल्टी किक करी जाती है। हैट्रिक मतलब 3 गोल मार देना, जैसे क्रिकेट में होता है हैट्रिक, वैसे ही फुटबॉल में भी हैट्रिक होता है। फाउल आप जानते ही हैं। स्टॉपर, स्ट्राइकर, स्टॉपर कुछ नहीं है, स्टॉपर वही है जैसे गोलकीपर हो गया, तो वो भी स्टॉपर हो सकता है, बॉल को जो स्टॉप कर रहा है। फिर मिडफील्डर, ये सब बता दिए। फ्री किक क्या होता है? फ्री किक ये होता है, मान लो यहां पे कोई फाउल हुआ इस एरिया में, तो रेफरी फ्री किक दे देगा कि भाई यहां से अब जो टीम है जिसके खिलाफ फाउल हुआ है, ठीक है, उसको एडवांटेज मिलेगा, तो वो यहां से जो है अपना फ्री किक ले सकती है। अब उस केस में या तो आप सीधे गोल पे मार सकते हो इसे, या आप अपने खिलाड़ियों को यहां तैनात कर दो और उन्हें सीधे उछाल के पास दो, फिर ये कोशिश करेंगे गोल स्कोर करने की, तो वो फ्री किक है। क्रॉस देना मतलब, क्रॉस देना भी वही है। क्रॉस देना यह है कि आपने यहां से, ठीक है, क्रॉस देना यह है कि आपने यहां कोई खिलाड़ी है मान लो, ठीक है, उसे यहां से आपने क्रॉस दिया सीधा, वो भी क्रॉस है, यहां से क्रॉस दिया वो भी क्रॉस है। तो क्रॉस मतलब कुछ नहीं है, उछाल के जब आप पास देते हो तो वो क्रॉस माना जाता है। कॉर्नर किक ये भी कॉर्नर किक है, यहां से आप कॉर्नर ले रहे हो तो वो कॉर्नर किक है, ठीक है। फिर रेड कार्ड मैंने आपको बता दिया, तो ये फुटबॉल है। अब बात करते हैं जिम्नास्टिक की। जिम्नास्टिक की बात करते हैं तो जिम्नास्टिक में देखो अलग अलग तरीके से जो जिम्नास्ट होती हैं वो अपनी आकृतियां बनाती है। जैसे ये टक होता है, दोनों पैर अगर वो एकदम ऐसे दोनों पैरों को अलग कर ले और फिर वो हवा में उछले तो उसे स्ट्रेडल बोलते हैं। फिर अगर वो दोनों पैरों को उछाल के सामने ले जाए तो उसे पाइक बोलते हैं। दोनों पैरों को अलग अलग दिशाओं में करके जब वो उछलती है तो उसे स्प्लिट बोलते हैं। स्ट्रेट स्टैंड मतलब पंजों पे खड़ा हो जाना। लंज लेना मतलब थोड़ा आगे की तरफ झुकना। हैंड स्टैंड मतलब अब जैसे वो शीर्षासन होता है वैसे करना, मतलब सर नीचे पैर ऊपर। आर्च मतलब घुमाना, बॉडी को घुमा देना। होलो ये इस तरह से होलो है। फिर ये ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अलग अलग इसमें मतलब वो रचनाएं हैं इसकी जिम्नास्टिक की। फिर बैलेंस बीम, ये देखो ये जिसके ऊपर ये खड़ी है ये इसे बैलेंस बीम बोलते हैं। ये बैलेंस बनाने के लिए होती है बैलेंस बीम। इसके ऊपर खड़े होकर आप करतब दिखाइए। इसी तरह से ये एक नीचे चीज होती है जिसपे आप देख सकते हैं 2 हैंडल बने हुए हैं हाथ के लिए, इसे बोलते हैं पोमल हॉर्स। और ये सुपर इंपॉर्टेंट है दोनों, बैलेंस बीम और पोमल हॉर्स। फिर ये देखिए इसे वाल्ट बोलते हैं। ये वाल्ट कर रही है, इसके ऊपर जो है बीच में, जैसे हॉर्स कहा जाता है एक तरह से घोड़ा, इसके ऊपर से उछलते हैं। तो ये खिलाड़ी क्या करेंगे, ये कोई खिलाड़ी है, ये भागते भागते आएगी पहले, फिर कलाबाती खाएगी ऊपर हवा में, फिर इस पे से उछलेगी उल्टा होके, फिर यहां से ऊपर उछल के गिरेगी उसके ऊपर, और फिर वो कोशिश करेगी कि दोनों पैर एक साथ जमीन पे आने चाहिए। अगर उनमें गैप है तो फिर वो अंक कम मिलेंगे। अगर आपको सिमोन बिल्स जैसी परफेक्शन चाहिए तो वो आप खिलाड़ी को देखिए, वो भागती भागती आती है, उछलती है, यहां कलाबाती पहली, यहां दूसरी, और इसके बाद जब वो उल्टा होके यहां पूरा ऐसे गिरती है तो उसके दोनों पैर एक साथ जमीन पे लगते हैं। इसीलिए वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतती है, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है पूरी। उसके बाद हॉरिजॉन्टल बार। अब यहां पे देखिए ये हॉरिजॉन्टल बार है, इस पे खड़े होके भी करतब दिखाने पड़ते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल बार है। हैंड स्टैंड मतलब आप इस तरह से अपने हाथों के बल जब खड़े हैं तो उसे हैंड स्टैंड बोलते हैं।
अगला है पिरुएट। जब आप खड़े खड़े अपने शरीर को घुमाते हैं, यानी आपके पैर वहीं टिके हुए हैं लेकिन आपकी जो वेस्ट है वो घूम रही है, तो हम उसे बोलते हैं पिरुएट। फिर प्रोड्यूनोवा, ये भारत की दीपा कर्माकर हैं, बहुत महान जिम्नास्ट हैं, ये त्रिपुरा की हैं। और दीपा कर्माकर की खास बात है कि जब वो हवा में कलाबातियां खाती हैं तो वो एक विशेष तरह का जंप करती हैं जिसे प्रोड्यूनोवा कहा जाता है। तो प्रोड्यूनोवा बहुत ही डेंजरस है, इनफैक्ट जान जाने का भी खतरा रहता है इसमें, लेकिन दीपा कर्माकर प्रोड्यूनोवा करती हैं। अब हम आते हैं एक और सुपर इंपॉर्टेंट खेल, समझ गए होंगे आप ग्राउंड देख के किस खेल की बात हो रही है। तो चलिए हॉकी की बात करते हैं। तो हॉकी में भी बड़ा आसान है, बुली। बुली क्या होता है? देखो ये बुली हो रहा है। जैसे आपने उसमें देखा था जो बास्केटबॉल है, उसमें जो खिलाड़ी है वो बीच में बॉल को उछाल देता है और फिर दोनों लपकने की कोशिश करते हैं बास्केटबॉल में, वैसे इसमें होता है, बस उसमें वो हाथों से खेला जाता है बास्केटबॉल, ये जो है हॉकी स्टिक से खेला जाता है। तो इसमें जो रेफरी है वो बीच में बॉल को रख देता है और फिर दोनों जो खिलाड़ी हैं इसको छीनने की कोशिश करते हैं, इसे बुली कहा जाता है। ठीक है। ऑफ साइड ये बड़ा आसान है, इसमें जैसे फुटबॉल में ऑफ साइड होता है वैसे इसमें भी ऑफ साइड होता है। अंडर कटिंग, ठीक है, अंडर कटिंग करना मतलब होता है जब एक पेनल्टी मिलती है। क्योंकि आपने जो बॉल है उसको उठाने के लिए बहुत तेजी से अपनी स्टिक घुमाई, ठीक है, बहुत तेजी से हार्ड स्विंग करा उसको एकदम, जिससे बॉल जो है ग्राउंड से उठ जाए, तो उसकी पेनल्टी, उसे अंडर कटिंग बोलते हैं। शॉर्ट कॉर्नर, हैट्रिक सब वही है जो जैसे फुटबॉल में गोल कर देना। पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फर्क है पेनल्टी कॉर्नर में और पेनल्टी स्ट्रोक में? जैसे फुटबॉल में पेनल्टी किक होती है, बिल्कुल सिमिलर है। ये पेनल्टी, एक ही खिलाड़ी है, बीच में कोई रोकेगा नहीं आपको, सीधा आपको मिलेगी पेनल्टी, आप जो है सीधा आप इसमें एम कर सकते हो। लेकिन पेनल्टी कॉर्नर अलग होता है। पेनल्टी कॉर्नर वो यहां से पहले जो हॉकी है वो यहां पे जाएगी, फिर यहां से खिलाड़ी यहां इसकी कोशिश करेगा मारने की, ठीक है, और ये दूसरे खिलाड़ी भी रोक सकते हैं, उसे बोलते हैं पेनल्टी कॉर्नर। तो पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी स्ट्रोक अलग अलग होते हैं। पेनल्टी कॉर्नर सिर्फ हॉकी में होता है और किसी खेल में नहीं होता है। पुश पास एक तरह का पास है, पुश पास, स्कूप कर देना, बॉल को उठा के मारना, स्कूप कर देना, ठीक है। ड्रिबल वही है, दूसरे खिलाड़ी से बचा के बॉल को आगे ले जाना अपनी हॉकी की मदद से। फ्लिक कर देना भी वही है, एक तरह से बॉल को पुश करना, बॉल को फ्लिक कर देना, बॉल को आगे ले जाना। गिव एंड गो एक तरह से असिस्ट करना, ठीक है। दूसरा आपका खिलाड़ी है कोई, तो उसमें आपने दूसरे को दे दिया, दूसरे ने फिर जो है वो गोल स्कोर कर दिया, तो वो गिव एंड गो है। तो ये हॉकी है। फिर बात करते हैं स्विमिंग की। स्विमिंग में फ्री स्टाइल मतलब जो आप नॉर्मल तैरते हैं दोनों हाथों का इस्तेमाल करके, एक सामने फिर दूसरा सामने, जो नॉर्मल तैरने का तरीका, उसे फ्री स्टाइल बोलते हैं। बैक स्ट्रोक मतलब क्या होता है? उल्टा तैरना, आप उल्टा होके कमर के बल तैर रहे हैं, वो है बैक स्ट्रोक। फिर डॉल्फिन किक है। डॉल्फिन किक ये होता है कि भाई आप जो है यहां से मान लो पूल में एक छलांग लगाई आपने, अब जितना ज्यादा गैप हो सकता है आप उसी छलांग में कवर कर लो। अभी आपने स्ट्रोक शुरू नहीं करें कोई भी, आप पहले डॉल्फिन जैसे तैरती है पूरी बॉडी का इस्तेमाल करके आप आगे की तरफ जाओ, उसे डॉल्फिन किक बोलते हैं। कई तो इतने अच्छे खिलाड़ी होते हैं कि वो आधे से ज्यादा पूल तो पहले डॉल्फिन किक में ही कवर कर लेते हैं। ग्लाइड करना भी वही होता है, आगे की तरफ जाना, ग्लाइड करना, अपने आप को आगे की तरफ धकेलना। और टंबल टन क्या होता है? मान लो ये पूल है, आप यहां से कूदे, पानी में छलांग लगाई, यहां पहुंच गए, फिर आपको दिशा बदलनी है, उल्टा आना है। तो उल्टा आने के लिए ऐसा नहीं है कि आप इसको टच करोगे फिर पूरा घूम के उल्टा आओगे, यहीं से पानी में आप जो है कलाबाती खाओगे और अपने पैर पीछे भिड़ाकर टर्न करोगे, उसे टंबल टन बोलते हैं। फिर है शूटिंग। शूटिंग में जो शब्द इंपॉर्टेंट है वो ये हैं, अलग अलग तरह की बंदूक होती हैं, एक पिस्टल होती है, एक राइफल होती है और एक शॉटगन होती है। इनमें समझने का कुछ नहीं है, बस अलग अलग तरह की बंदूकें होती हैं, पिस्टल, राइफल और शॉटगन। रेंज, फिर रेंज होता है। फिर बुल्सआई क्या होता है? तो ये शूटिंग रेंज मतलब आप समझते हो, जहां पे शूटिंग लोग कर रहे हैं उसे शूटिंग रेंज बोलते हैं। बुल्सआई ये होता है, ये आपका जो निशाना है। अब इसमें मैंने आपको दिखाया है ये जो तीर होता है, यानी कि आर्चरी में भी बुल्सआई होती है, आर्चरी तीरंदाजी में भी होती है, डार्ट्स खेल में भी होती है बुल्सआई। निशाना ऐसे बनाया जाता है, देखो ये। तो अगर आप सबसे अंदर वाला जो निशाना है वो उसको भेद दोगे, मतलब आपने बुल्सआई को मारा है, उसका सबसे ज्यादा स्कोर मिलता है। इतना बड़ा टारगेट है आपका निशाना इतना पक्का होना चाहिए, एकदम बिल्कुल बीच में आके लगे, तो उसे बोलते हैं बुल्सआई। फील्ड शूटिंग जो फील्ड शूटिंग होती है, बाहर एक कोर्ट के अंदर होती है, कई बार रेंज के अंदर होती है, और एक फील्ड शूटिंग होती है। तो उसमें क्या करते हैं, बेसिकली आउटडोर एक तरह से शूटिंग होती है, फील्ड शूटिंग। उसके बाद क्ले टारगेट और क्ले पिजन।
ठीक है। क्ले टारगेट, अब जैसे यहां पे देखिए ये क्ले टारगेट है, क्ले पिजन बोलते हैं, वो इसको हवा में उछालेगा, इसको हवा में उछालेगा और फिर वो शॉटगन से उसे मारेगा, जैसे जो ट्रैप शूटिंग होती है, डबल ट्रैप इत्यादि। ये डायनामिक टारगेट होता है। डायनामिक टारगेट मतलब क्या होता है? देखो, एक तो टारगेट ये स्थिर है, ये मूव नहीं कर रहा, लेकिन एक होता है आप अपनी बंदूक से एक चलते हुए निशाने को मारोगे और वो चलता हुआ कुछ नहीं है, ये टारगेट होता है। इसे क्ले पिजन बोलते हैं। इसको हवा में उछाल देते हैं और हवा में उछलता फिर ये मूविंग टारगेट को मारना होता है, डायनामिक टारगेट होता है, ठीक है। तो वो है क्ले टारगेट और क्ले पिजन। तो आई होप ये एकदम क्लियर होगा। फिर है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लॉन टेनिस क्या होता है? देखिए, सर्विस करना आप जानते हैं, जैसे बैडमिंटन में था, ये लॉन टेनिस का मैदान है। अब अगर आप यहां से सर्विस कर रहे हो तो आपकी सर्विस यहां पे जानी चाहिए तिरछी, यहां से कर रहे हो तो यहां जानी चाहिए सर्विस करना। ग्रैंड स्लैम, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस में, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। मैच पॉइंट क्या होता है? जिस पॉइंट को जीतने पे आप मैच जीत जाओगे वो मैच पॉइंट है। सेट पॉइंट, जिस पॉइंट को जीतने पे आप सेट जीत जाओगे वो सेट पॉइंट है। एडवांटेज, एडवांटेज मतलब 40-40 हो गया, 40-40 मतलब ड्यूस। ड्यूस के बाद अगर आपने कोई पॉइंट स्कोर करा तो लिखा आता है 40A, यानी जिसको एडवांटेज मिल गया, अब अगर वो एक पॉइंट और स्कोर कर देगा तो वो वाला वो गेम जीत जाएगा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं एडवांटेज। उसके बाद गेम पॉइंट, जिस पॉइंट को जीतने पे आप गेम जीत जाओगे तो वो गेम पॉइंट। अब यहां पे गेम पॉइंट, गेम और मैच अलग होते हैं। मैच पॉइंट मतलब पूरा मैच जीत गया, गेम बोलते हैं यहां पे आपने मैच का एक छोटा सा भाग जीता, गेम, ठीक है। तो गेम आपने जीता, एक गेम चल रही है, एक सेट मान लो, जैसे जो 6 पहले जीत जाता है 2 के अंतराल में, तो वो सेट जीत गया। 6-4 या 7-5 या 6-3 तो वो जीत गया, क्योंकि उसके 6 हो गए पहले। जैसे बैडमिंटन में था, जिसका पहले 21 हो गया वो जीत गया, लेकिन 2 का अंतराल होना चाहिए। वैसे ही टेनिस में जो पहले 6 पे पहुंच गया 2 के अंतराल के बाद, तो वो जीत गया। तो अगर मान लो ऐसा कुछ हुआ कि स्कोर चल रहा है, मान लो 6-3, ठीक है, 6-3 पे तो वो जीत ही जाएगा। तो इसमें 5-3 मान लेते हैं, 5-3 चल रहा है स्कोर, यानी 5 गेम इसने जीते हैं, 3 गेम इसने जीते हैं। अब इसके पास जो है एडवांटेज है, तो ये एडवांटेज चल रहा है। और अब ये जो व्यक्ति है सर्विस कर रहा है, इसके पास एक सेट पॉइंट है। ये एडवांटेज के बाद भी अगर इसने एक जीत लिया पॉइंट और, तो ये 6-3 हो गया, यानी ये जीत गया, सेट जीत गया, सेट पॉइंट हो गया वो, ठीक है। यानी पहले उसने गेम जीती 5 वाला, ये गेम जीती तो 6-3 हो गया, यानी गेम जीती। फिर क्योंकि वो 6 भी हुआ तो सेट भी जीत लिया। तो मैच जो गेम पॉइंट और सेट पॉइंट एक ही हो सकते हैं, और हो सकता है पहले वाला सेट 6-3 जीत लिया हो और ये वाला भी 6-3 जीत गया, तो पूरा मैच ही जीत लिया, तो वो मैच पॉइंट हो गया। समझ गए? तो बाकी जब आप गेम देखोगे तो बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। और टेनिस भी मैं कम से कम अब 2003 में शुरू किया था देखना। रॉजर फेडरर हमेशा से फेवरेट रहे हैं, तो उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ लगभग पिछले, जब से वो खेल रहे हैं 17 साल से फॉलो कर रहा हूँ। कोर्ट, जहां पे टेनिस का गेम होता है उसे कोर्ट बोलते हैं। फोरहैंड बैकहैंड वही है जो मैंने आपको बैडमिंटन में बताया था। अगर आप इसके आगे से मारोगे, जैसे ये रैकेट है, मान लो टेनिस का रैकेट है ये, तो अगर आप इसे सीधा ऐसे ग्रिप बना के सीधे से मार रहे हो तो वो फोरहैंड हो गया। और अगर आप पीछे वाले से मार रहे हो, ठीक है, हाथ को वो करके पीछे की तरफ, तो वो बैकहैंड हो गया। कभी आप रॉजर फेडरर का बैकहैंड देखना। स्मैश जैसे बैडमिंटन में होता है, आप उसके उसने बॉल उछाल दी मान लो, ठीक है, बॉल टप्पा खा के या बिना टप्पा खा के आपने स्मैश मारा बहुत तेजी से, उसमें बॉल आपके ओपोनेंट के पाले में गिरती है। शॉट मारना नॉर्मल। ब्रेक द सर्विस, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रेक द सर्विस। देखो, जब आप सर्विस कराते हैं तो आपके पास एडवांटेज ये रहता है कि आप सर्विस करा रहे हैं तो मतलब दूसरे से सर्विस खेली नहीं जाएगी। तो जब आप सर्विस करते हैं तो ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आप वो गेम जीतेंगे। लेकिन अगर दूसरा जीत जाए, आपने सर्विस कराई तो आपकी तरफ, मान लो पहले आपने अच्छी सर्विस कराई, आपने एस मार दिया। एस मतलब ऐसी सर्विस जो कोई खेल ही ना पाए, उसे एस बोलते हैं। तो एस शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेनिस में। तो मान लो आपकी सर्विस है, पहले आपने कराई तो ये हो गया 15-0। अब उसके बाद आपने दूसरी कराई, दूसरी सर्विस भी आपने ले ली, 30-0। लेकिन फिर दूसरे खिलाड़ी को पॉइंट मिल गया तो 30-15, फिर 30-30 कर दिया उसने। उसके बाद आपने गेम जीता तो 40-30 हो गया। फिर उसने ड्यूस कर दिया, 40-40 हो गया। अब उसको एडवांटेज मिल गई तो 40A हो गया। अब वो पॉइंट जीत गया, यानी ये पॉइंट उसका हो गया। सर्विस आपकी थी, जीत हो गया, तो उसने आपकी सर्विस तोड़ दी। अब आपके ऊपर है कि आप उसकी सर्विस तोड़ो, वरना उसे लीड अच्छी खासी मिल जाएगी और वो मैच जीत सकता है। फिर ग्रास कोर्ट, क्ले कोर्ट। क्ले का मैदान भी होता है, ग्रास कोर्ट क्या होता है? ग्रास कोर्ट जैसे विंबलडन हो गया, क्ले कोर्ट मतलब फ्रेंच ओपन हो गया, रोलैंड गैरोस। ड्रॉप शॉट होता है जब आप बॉल की गति को धीमा कर देते हो, अचानक ऐसा शॉट मारते हो तो उससे वो, मान लो ये कोर्ट है, यहां पे खिलाड़ी खड़ा है, आप ड्रॉप शॉट मारो तो बॉल पीछे तक नहीं जाएगी, पूरा आगे कहीं गिर जाएगी टप्पा खा के। तो आप कोशिश ये करोगे खिलाड़ी उस तक पहुंच ना पाए, वो ड्रॉप शॉट हो गया। वॉली क्या होती है?
आपने सर्विस कराई, बहुत अच्छी सर्विस थी, लेकिन दूसरे खिलाड़ी ने एस नहीं हो पाई, वो मतलब दूसरे खिलाड़ी ने खेल ली तो एस नहीं हो पाई, उसने लौटाई, लेकिन जैसे ही लौटाई आप तब तक भाग के नेट के पास पहुंच गए और आपने उसको खिंचा के मारा और पॉइंट स्कोर कर लिया, वो वॉली हो गई। हाफ वॉली भी होती है, ठीक है, इसी तरह से। उसके बाद ड्यूस में वही 40-40 ड्यूस होता है। फॉल्ट मतलब आपने सर्विस कराई लेकिन वो निर्धारित जो जगह है वहां पे नहीं, बाहर जाके गिरी, तो वो फॉल्ट है। डबल फॉल्ट हो गई तो पॉइंट दूसरे वाले को मिल जाएगा, वही सेम जैसे बैडमिंटन में था। तो ये हो गए लॉन टेनिस। फिर वॉलीबॉल, बड़ा आसान है। वॉलीबॉल में तो कुछ है ही नहीं। देखो वॉलीबॉल कैसे होता है, वॉलीबॉल ऐसे नहीं जैसे हम स्कूल में खेलते थे कि वहां से मारा हाथों से, दोनों से, इधर मैंने अपने हाथों से मारा उधर से, ऐसे नहीं होता। वॉलीबॉल में ऐसा होता है कि बीच में नेट होता है, तो ये नेट है, ठीक है, मैं इसको ऐसे मान लेता हूं, ये बना रहा हूं, यहां पे बीच में नेट लगा हुआ है, खिलाड़ी यहां है, दूसरी टीम के खिलाड़ी यहां है। इसने मान लो यहां पे बॉल मारी तो स्टेप होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं बम्प सेट स्पाइक। यानी पहले एक खिलाड़ी क्या करेगा, पहले खिलाड़ी उसकी गति को रोकेगा। जैसे इसने उछल के यहां से मारी, ध्यान से सुनना भी है, ये बॉल हाथों से मारते हैं वॉलीबॉल में, तो इसने हाथों से मारी तो यहां से वो सीधा इसको नहीं मारेगा ना, ऐसे नहीं खेला जाता वॉलीबॉल। ये खिलाड़ी पहले क्या करेगा, उस बॉल को रोकेगा। ये देखिए यहां पे रोक रही है ये, इसको बोलते हैं बम्प। रोका आपने, दिशा दी, इसको बम्प या पास भी बोलते हैं। पहले सिर्फ बम्प वर्ड यूज करते थे, आजकल पास भी कर देते हैं, क्योंकि इस खिलाड़ी का काम सिर्फ रोकना ही नहीं है, वो रोकने के साथ साथ इसे दिशा भी दे सकता है। फिर दूसरा खिलाड़ी आएगा, वो इसको सेट कर देगा। अब इसने उसको उछाल दिया हवा में, तो दूसरा खिलाड़ी आपके लिए वो सेट कर देगा यहां पे कि भाई ठीक है मैं इसे ऊपर उछाल रहा हूं। अब तीसरा वाला उछल के मारेगा इस बॉल को सीधा दूसरे उसमें, उसको बोलते हैं स्पाइक। तो बम्प, सेट और स्पाइक, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वॉलीबॉल के। वॉलीबॉल ऐसे ही खेला जाता है। तो बम्प को पास भी बोलते हैं, सेटिंग और बॉलिंग मतलब एक ही होता है, और स्पाइकिंग, हिटिंग या किलिंग मतलब एक ही होता है। किलिंग में बस ये होता है कि आप ये बोलो कि भाई ऐसे मारो कि दूसरा उसे टच ही ना कर पाए, तो उसको किलिंग बोल देते हैं। फिर है रेसलिंग, पहलवानी। पहलवानी में ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हाफ नेल्सन किसे बोलते हैं। बेसिकली दूसरे को काबू करने का एक तरीका होता है हाफ नेल्सन, बस इतना याद रख लो, इस आपके लेवल तक इतना काफी है। फ्री स्टाइल रेसलिंग होती है, हाफ नेल्सन एक तरीका होता है दूसरे को काबू करने का, ये हाफ नेल्सन कर रखा है इसने। और पिन कर देना मतलब आपने ये देखिए यहां पे इसको पिन कर दिया, अपनी बाजू इसमें इसके फंसा ली ऐसे, दोनों आर्म्स में हिल नहीं पा रहा है, आपने इसको पिन कर दिया। तो ये बस इतना सा है। फिर है हमारा वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग में दो तरीके से होता है, क्लीन एंड जर्क और स्नैच। मतलब फर्क क्या है, देखो क्लीन और जर्क ये होता है आप एकदम से सीधा नहीं उठाते, आप पहले इसको वेट को उठाओगे ऐसे, ठीक है, फिर उसके बाद आप ऊपर उठोगे, तो इसको बोलते हैं क्लीन एंड जर्क। एक ये तरीका होता है कि आप इसे ऐसे, आपने सीधा खड़े हो गए आप और उसके बाद आपने इसे ऊपर उठा दिया, तो उसे बोलते हैं स्नैच। तो एक होता है क्लीन एंड जर्क और एक होता है स्नैच, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पोलो में हम डीप में नहीं जाएंगे, बस आप ये याद रख लो, क्योंकि अब मेरे को आपको पूरा बताना पड़ेगा, घुड़सवारी और वो सब उतना आपके लेवल तक वो नहीं है। आप बस ये याद रख लो, पोलो के ये 5 शब्द हैं, एक है हुक, एक है चक्कर, एक है मैलेट, एक है हैंडीकैप और एक है बम्प। बस इतना काफी है, मैलेट, चक्कर, हुक, हैंडीकैप और बम्प। और एक बार एक क्वेश्चन आया था कि जो आइस हॉकी खेल होता है, अब मैं आइस हॉकी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन आइस हॉकी भी होता है, जैसे हॉकी ग्राउंड में खेलते हैं, बर्फ के ऊपर भी खेलते हैं। तो ये पूछा था आइस हॉकी में जो बॉल यूज होती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे पुक बोलते हैं। बस इतना काफी है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। आइस हॉकी में जो बॉल यूज होती है उसे पुक कहा जाता है, बस। तो यहां पे हमारे सारे स्पोर्ट्स के टर्मिनोलॉजी डिटेल में कवर किए गए मैंने मेरे द्वारा, और ये खत्म होते हैं यहां पे। तो कोई भी आपको डाउट किसी भी टर्म में हो तो आप मुझे बताओ, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी जितना मेरे से बेस्ट हुआ मैंने दिया, क्योंकि ये खेल ऐसे हैं जो हम देखते नहीं है, तो कमी हमारी ही है, ठीक है। मेरे लिए क्रिकेट बहुत डिफिकल्ट है, क्रिकेट मैं नहीं देखता, उसके अलावा मैं लगभग सारे गेम देखता हूं, तो मेरे लिए बाकी खेल आसान है। आपके लिए हो सकता है उल्टा हो, क्योंकि आप क्रिकेट बहुत ज्यादा देखते हैं तो आपको बाकी खेल की नॉलेज कम होगी। तो मुझे तो बहुत आसान लगते हैं सारे टर्मिनोलॉजी। आप हो सकता है खेल नहीं देखते हो तो आपको मुश्किल तो लगेंगे, कोई जादू तो होगा नहीं कि आप एकदम से जो चीज मैं 20-22 साल से कर रहा हूं आप एकदम से अगर उसको वो करेंगे, तो ऑब्वियसली पहली बार में कोई चीज नहीं होती। बार बार अभ्यास करिए, हो सके तो थोड़ा सा गेम वो देखिए, यूट्यूब पे हजारों लाखों वीडियोस फ्री में पड़े हुए हैं, आप वो गेम देखिए। मान लो गोल्फ है तो गोल्फ के वीडियोस देखिए, और जैसे जैसे जो मैंने चीजें बताई आपको और क्लियर होती जाएंगी। और कोशिश करिए कि आप बाकी खेलों को भी प्रोत्साहन दें, सिर्फ क्रिकेट ही एक खेल नहीं है कि क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी को हम गॉड बोलते हैं और बाकियों के मैं नाम भी नहीं पता, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे दूसरे भी बहुत खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करे हैं, चाहे वो विश्वनाथन आनंद हो जो 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, या मैं अनगिनत खिलाड़ी आपको गिनवा सकता हूं। तो हमें दूसरे खेलों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इसी विचार के साथ हम ये स्टैटिक जीके का वीडियो खत्म करते हैं। 2 पार्ट में कवर किया है क्योंकि बहुत लंबे वीडियो हो गए थे।
और बाकी मैं मिलता हूँ आपसे स्टडी स्टैटिक जीके के बाकी वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।